चौधरी जी परमात्मीय उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ये संवाद गणपति जी की अध्यक्षता और आदरणीय परमेश्वरी माँ की उपस्थिति में परिवारजनों के साथ जो एक बड़ा परिवार है उसके साथ का एक संवाद शुरू करते हैं। प्रिया चौधरी जी के स्मृति में ये वक्तव्य और ये संवाद करने का मौका मिलना एक अहम बात मेरे लिए है, तो विनम्रता से मैं स्वीकार कर चुकी हूँ। इसलिए क्योंकि उनके बारे में मैंने जितना भी सुना और पढ़ा, उनकी किताबें तो पूरी नहीं पढ़ने का मौका मिला अभी तक, लेकिन उससे एक बात बहुत ही साफ नज़र आती है कि उनका नज़रिया एक बहुत ही व्यापक था। केवल एक मुद्दे को लेकर कोई हमारी मांगे मंजूर करवाए, यहाँ तक उनकी भूमिका सीमित नहीं थी। तो चाहते थे एक बुनियादी परिवर्तन जो न केवल सत्ताधीशों में पर समाज में भी आ जाए, और इसलिए उनकी किताबें हरियाणा को एक हुए लिखी गई जिसमें शिक्षा की बात भी आई, समाज विकास के साथ जुड़कर, जिसमें आखिरी दौर में जीवन के उन्होंने हरियाणा इंसाफ सोसाइटी यानी पूर्णता की तरफ सबका ध्यान दोहराया, और उन्होंने पर्यावरण की भी सोच हरियाणा के ही नहीं तमाम किसान और किसानी के दायरे में जो समुदाय है उनके बीच में होने का आग्रह अपने वैचारिक लेखन के द्वारा प्रकट किया। मुझे लगता है कि उन्होंने जातिवाद के खिलाफ भी आवाज उठाकर जो भी ऐसी संस्थाएं होती है जो स्त्री विरोधी भूमिका लेती है, जो लैंगिक समानता या न्याय की बात मंजूर नहीं करती है, वहाँ से लेकर धर्मांधता के खिलाफ तक अपनी एक समता और एकता की भूमिका भी संघर्षों के द्वारा, जैसे जगमती जी और भूपेंद्र जी ने बात में रखा, निभाई और अपना जीवन एक प्रकार से न्योछावर कर दिया। मार्क्सवादी विचारधारा के होते हुए वो केवल दलीय राजनीति में नहीं फंसे रहे, ये भी उनकी विशेषता महसूस होती है पढ़ने पर। और एक प्रकार का वैचारिक खुलापन इर्द गिर्द में जो हो रहा है उसको देखते हुए ही मार्क्स, गांधी, अम्बेडकर, पेरियार, जिन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर, जिन्होंने हमें कुछ न कुछ वैचारिक आधार दिया है परिस्थिति के विश्लेषण का और बदलाव के मार्ग चुनने का, उन सबको एकत्रित लाकर आइडियोलॉजी बनती जाती है, बनानी पड़ती है। बी.आर. चौधरी जी के लेखन में और विचारों में इसकी झलक, क्या आवाज़ ठीक आ रही है? ज़्यादा जोर से या कमज़ोर तो नहीं है? तो वो झलक उसमें भी दिखाई देती है, और इसीलिए मैं उनके कार्य जीवन के द्वारा को सलाम करती हूँ और ये संवाद शुरू करती हूँ। परिवारजनों में अश्विनी भाई जैसे जिनके कारण मैं यहाँ पहुँची, और भूपेंद्र जी ने यहाँ आने का मौका दिया, इसलिए उनके आभार व्यक्त करती हूँ। आज जन आंदोलन की बात करना अब कोई नई बात नहीं रही है। इस देश में 1857 के आंदोलन से जो आंदोलन आज़ादी के लिए चले हैं उनको याद करते हुए आज नई आज़ादी के लिए विभिन्न समुदाय देश भर
लड़ते ही जा रहे हैं, लड़ते ही जा रहे हैं, लड़ते ही जा रहे हैं। और हम सब लोग उसी की प्रशंसा करना संभव ही नहीं है, इतने कम पढ़ रहे हैं। ये मेरे मन की आज के भावना। आज हम देख रहे हैं कि आज़ादी आंदोलन में रोहतक जैसे क्षेत्र का भी जो योगदान था, अभी हम लोग बात कर रहे थे कि जहाँ उस कौम ने बहुत बड़ा योगदान दिया था, लेकिन वो अपने परिवार के साथ दूर चले गए अधिकतर। लेकिन ऐसा ही इतिहास रहा। जन आंदोलन में जाति पाति मजहब के पार की एकता आज़ादी आंदोलन से और किस आंदोलन में सबसे ज़्यादा चलती होगी? हमारे मध्य प्रदेश के नर्मदा किनारे के बड़वानी जिले में शहीद स्तंभ खड़ा है, या और कहीं भी लाल किले से लेकर इंडिया गेट तक सभी नामों में वो एकता झलकती है। और वो एकता आज हर जन आंदोलन की ताकत जहाँ है वहाँ बनती हुई दिखाई देती है। इसलिए छोटू राम जैसे किसान नेता को जब हमने याद किया और इंद्रजीत भाई के द्वारा एक बहुत ही सुंदर कलाकार की मूर्ति हमने टिकरी बॉर्डर पर जिसका स्थापना की, जो आज भी किसान सभा के कार्यालय में है, मुझे मालूम पड़ा। उस समय भी हम लोगों ने हरियाणा के किसानों का अभी हुए 715 शहीदों के आंदोलन में जो योगदान मिला था, जो सिरसा में भी देखा और जो करनाल में भी देखा काजल के हत्या के समय, और जगह जगह पे कहीं वाटर कैनल्स को, कहीं बैरिकेड्स को सामना करते हुए तोड़कर जो पहुंचे थे, और आखिर तक 13 महीने अहिंसा और सत्याग्रह के ही मार्ग पर रहे, शहादत स्वीकार कर दी लेकिन हार नहीं स्वीकारी और वापस गए। उनको याद करते हैं तो हरियाणा के आप सभी मान्यवरों को, श्रमजीवी और बुद्धिजीवियों के समन्वय को आंदोलन क्या होता है ये कहने की सही तो जरूरत भी नहीं है। लेकिन जन आंदोलन की जब बात होती है तब बहुत सारे अलग अलग रुख अपनाते हुए हम देखते हैं। जन आंदोलन पुरस्कारों के लिए होते हैं, जन आंदोलन अपना नाम कमाने के लिए होते हैं, ये तो केवल दिखावा करते हैं। ये तो एक फंडामेंटलिस्ट है अलग प्रकार के, इको फंडामेंटलिस्ट हो या जस्टिस फंडामेंटलिस्ट हो, इस प्रकार के केवल कहने से नहीं जमता है उनको, ऐसे समुदायों को कि जो इन आंदोलनों को उनकी नज़र से देखते हैं, नहीं आंदोलनकारियों। गर्व से कहो कि हम आंदोलनजीवी हैं, ये कहने का मौका हमको किसान आंदोलन के दौरान ही मिला। धन्यवाद प्रधानमंत्री जी कि आपने एक बात तो हमारे हाथ में रखी, आंदोलनजीवी, एक समर्पक नाम। लेकिन आंदोलनकारी मतलब कोई आंदोलन के कार्यकर्ता नहीं होते हैं। नेतृत्व कोई व्यक्ति का हो ही नहीं सकता है, भले नाम आ जाए, माध्यमों को एक चेहरा मिल जाए, नाम नहीं, नेतृत्व होता है सामूहिक। के बिना आंदोलन तो चलता ही नहीं है। ये 550 किसान रहे जो टिका रहा दिल्ली की सीमा पर जब तक, तो आज हम लोग 36 साल चला हमारा नर्मदा आंदोलन या अन्य खिलाफ चली हमारी अवैध रेत खनन के खिलाफ संघर्ष की बात हो, या आज भी जगह जगह उजाड़े जा रहे प्रस्थापितों के खिलाफ चल रहे संघर्ष को, हर एक में हम लोग देखते हैं कि किसी मुद्दे पर से आंदोलन शुरू होता है और उसको इशू बेस्ड आंदोलन है, तो ये क्या बदलाव लाएंगे?
ये कहना आसान होता है, लेकिन एक इशू से, एक मुद्दे से, एक माइक्रो लेवल की भूमिका से, धरातल से जुड़कर माइक्रो लेवल तक यानी व्यापक विचारधारा तक पहुंचना, ये आंदोलन के सामने चुनौती भी होती है और आंदोलन का कर्तव्य और जिम्मेदारी भी होती है। और इसीलिए आज चल रहे आंदोलन हो या पूर्व के आंदोलन हो, एक एक आंदोलन का इतिहास अगर रखने जाए, अभी मैं केरल में थी तो एक गोविंदन नाम के व्यक्ति ने केरल के तमाम आंदोलन को इतने बड़े किताब में ढाला है। तो एक एक जिले की बात भी महाराष्ट्र के सोलापुर में इस प्रकार की किताब निकली है। आज कहीं न कहीं आंदोलन का इतिहास लिखने की जरूरत है, क्योंकि लोगों के मन में सवाल भी है कि आंदोलनों का भविष्य क्या होता है और क्या होना चाहिए, और ये बहुत अहम सवाल है। लेकिन आज इतिहास पहुंचने वाले हैं, इतिहास को मिटाना चाहने वाले हैं, जो रेलवे स्टेशनों के नाम बदल कर ही इतिहास नहीं मिटाएंगे, पर आंदोलनों के भी इतिहास को मिटा देंगे। ये डर नहीं, पर ये एक चुनौती हमारे सामने जब खड़ी है, तो जरूरी होता है हर आंदोलन का इतिहास, आंदोलन की भूमिका, नजरिया, उसकी रणनीति और नीति और उसके भविष्य के बारे में किया गया और हमारे सामने आ गया चिंतन, ये सभी हमारे दिल और दिमाग में ठुस ठुस के हम भरे। जो लोग आंदोलन नहीं होता है, उस पर भी की जरूरत होती है। आंदोलन कई आरोपों में घेरे जाते हैं, हमले होते हैं, खालिस्तानी पाकिस्तानी कहा गया, वैसे ही उनको एक प्रकार से एक गलत धारा और चौखट में बांधने का काम ऐसे लोग करते हैं जो सही आंदोलन की जो ताकत होती है, उस ताकतवर समुदाय के समस्याओं को न समझते हैं, न मानते हैं, न उसके बारे में संवेदना दिखाते हैं, संवाद की बात ही दूर। और इसीलिए ये जरूरी होता है कि हम उन्हीं के द्वारा समझे आंदोलनों, न जो मंच पर बैठते हैं उनके द्वारा। हमारे नर्मदा आंदोलन में सबसे ज्यादा योगदान किसने दिया? किसानों ने, मजदूरों ने, मछुआरों ने, कारीगरों ने, महिलाओं ने। आज उनके इंटरव्यूज की एक किताब यहाँ आज ही मेरे हाथ में आई है, मैं वैसे ही लेके आ गई हूँ। अब पढ़ेंगे उनकी मुलाकातें तो आपको पता चलेगा कि उनका योगदान कितना रहा है, जिनका नाम शायद आप जानते भी नहीं हैं। तो मैं तो शर्मिंदा हो जाती हूँ जब ऐसा होता है। लेकिन एक पिंजारी बाई जब दिल्ली में आकर भाषण देती है और प्रभात जोशी जी कहते हैं कि मैंने ऐसा भाषण आज तक नहीं सुना था। या विश्व बैंक को घेरने के लिए विश्व बैंक के एक अधिकारी ब्लिंक हॉर्न, उनके सामने हम उनके कंपाउंड में रात भर की सफर करके जब घुस ही चुके और अंदर बैठे थे मोइन कुरैशी जी, जो थोड़े संवेदनशील उपाध्यक्ष रहे वो पाकिस्तान के विश्व बैंक के। या दूसरी बार जब हम आए तो गुलफित सोन जी बैठे रहे, पर एक माँ ने उस अधिकारी का कॉलर पकड़कर हमें तो डराया था कि बाप रे ये क्या करने जा रही है। ऐसे उम्र की माता थी और उस माता ने उनको कोई हमले के बिना निरुत्तर कर दिया था। पूछा था कि बेटा मुझे बता दो तुम्हारे घर में महिला है कि नहीं, बहू है कि नहीं। ये ब्लिंक हॉर्न उस समय केवल अपने आंखें ब्लिंक करते रहे। लेकिन अभी कुछ सालों पहले जब मुझे कैम्ब्रिज में जाने का एक मौका मिला था तो उनका फोन आ गया कि मैं मिल तो नहीं सकता, पर आपको बताना चाहता हूँ कि आज तक मेरे हर भाषण में मैं उस माँ का उदाहरण देता हूँ और उसको याद करता हूँ। साथियों, ये होता है आंदोलनकारी का योगदान। और इसलिए जन आंदोलन की बात जब करनी है
तब निश्चित ही हम लोग शहरी गरीबों का हमारा घर बचाओ घर बनाओ आंदोलन हो, या हमारा श्रमिक जनता संघ हो, या संयुक्त किसान मोर्चा हो, या नर्मदा आंदोलन हो, हर एक आंदोलन में वो जनशक्ति के आधार पर चला हुआ एक परिवर्तनकारी प्रक्रिया का हिस्सा होता है। एक हिस्सा होता है संपूर्ण बुनियादी परिवर्तन। जयप्रकाश नारायण जी की भूमिका थी, मार्क्स की भूमिका थी, एक बुनियादी परिवर्तन की, पूरी सत्ता परिवर्तन की, जो धनसत्ता के बदले जनसत्ता की तरफ बढ़े। लेकिन उतना परिवर्तन शायद ही कोई आंदोलन ला पाता है। इसलिए विनम्रता से एक पूरे आंदोलनकारी रेजीम जिसको अपन कहेंगे, न केवल लीगल रेजीम, केवल कानूनी दायरा नहीं, पर संविधान के मूल्यों और मार्गदर्शक सिद्धांतों तक, बुनियादी अधिकारों तक का जो दायरा है, उसके तहत चल रही प्रक्रिया का एक एक हिस्सा होता है एक एक आंदोलन। इतनी ही बात हम लोगों को समझना जरूरी है। निश्चित ही कि जनशक्ति आज जो भक्ति के आधार पर जवाब देते हैं, आरोप लगाते हैं, उनके सामने खड़े करने की चुनौती जब स्वीकार की है, तो हम लोग देख रहे हैं कि आज देश में क्या परिस्थिति है। ये आरोप लगाने वाले केवल ट्रोलिंग नहीं करते हैं। आपको आज ही ताज़ा उदाहरण दे दूँ, जो मुझ पर साबरमती आश्रम में हमला किया गया था 2002 में। शांति सभा चल रही थी, 40 गवाह थे, हर समाज समुदाय के धर्म के सभी लोग हिंसा करते थे। गुजरात दंगों के पार आज प्रकरण जारी है, 20 साल से नहीं मिला। मुझे अमित शाह के क्रॉस में ही अभी तक रख चुके हैं कटघरे में, लेकिन जिन्हें कटघरे में खड़े वो तो बन गए हैं दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर। आप समझ सकते हैं कि जनशक्ति और भक्ति, इसके फायदे और नुकसान की बात कैसी होती है। और इसीलिए इसके बावजूद जो आंदोलन की जीवटता होती है, जिससे ही आंदोलन जीवी बन सकते हैं, जो महिलाओं में सबसे ज़्यादा होती है। कोई भी मुद्दा हाथ में ले तो अंतिम मंजिल तक पहुंचने के सिवाय हम छोड़ेंगे नहीं। ये हमारी शहरी गरीब बहनें, हमारी अनवरी बहन जो छोटे बच्चे के साथ पहली रैली में शामिल हुई थी, जब 75,000 घर मुंबई के तोड़े गए थे और 2000 की कट ऑफ डेट जिस पार्टी ने मैनिफेस्टो में जाहिर की थी, लेकिन 2004-5 के चुनाव के बाद वो भूल गए, तो हम लोगों को बस वो घर वहीं के वहीं, जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हमारी है, ये कहते हुए और घर बचाओ घर बनाओ का नारा देते हुए बसाने पड़े 44 बस्तियों के। आज तक वो आंदोलन जारी है। पर मैं कहना इतना ही चाहती थी कि इस प्रकार से एकाध घटना से, एकाध आघात से, एकाध चुनौती भरे हकीकत से, एकाध हमले से जो शुरू होता है, आवाज़ उठता है, उससे आंदोलन को में परिवर्तित करना, ये अपने सबके सामने एक बड़ी चुनौती होती है। किसानों की आत्महत्या का यह उदाहरण लेते हैं। कब से चलती आई किसानों की आत्महत्या? हर रोज 3 से 4 से 9 तक महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र के जो कपास के सफ़ेद हिमालय खड़ा करने वाला क्षेत्र है, उसमें हर रोज इतनी आत्महत्या होती रही। कभी कोई गांधी गया, कभी कोई मोदी गया, लेकिन घर में जाकर थोड़ी सी कैश देने से आत्महत्या रुकती नहीं है। ये किसान समझ रहे थे, क्या समाज देखता और समझता और दिल और दिमाग हुआ महसूस नहीं करता था? नहीं, यही जवाब। और इसीलिए ये समस्या ही नहीं, अब जो हर प्रकार की समस्या किसान भुगत रहे हैं, सबसे बड़ी समस्या है जल जंगल जमीन छीनने की। हरियाणा के गुड़गांव में और एक एक जगह पे, उत्तर प्रदेश के महोबा में, हर जगह पर जहां जमीन छीनी जाती है। आज हसदेव का संघर्ष
संघर्ष जंगल बचाने के लिए छत्तीसगढ़ में चल रहा है, आज बक्सवाहा जंगल बचाने के लिए मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में संघर्ष चल रहा है, आज केरल में भी केरल से बचने के लिए संघर्ष चल रहा है। तो किसी पार्टी को देखकर नहीं, पर एक नीति को समझते हुए, विकास नीति की अवधारणा पर सवाल उठाते हुए, जब जनता जो भुक्तभोगी होती है वही पहले उठ के खड़ी होती है तो उसमें गलत क्या है। और वो जब खड़ी होती है तभी रूप होता है, रूप मिलता है आंदोलन का। और इसीलिए केवल सवालात और जवाब या मांगे और मांगों पर संवाद और सुझाव ये नहीं होता है मकसद किसी जन आंदोलन का, लेकिन हमारी मूल भूमिका पर, मूल समस्या पर जवाब लेके रहेंगे। सवाल लेके आए हैं, जवाब लेके जाएंगे। इस नारे नहीं संकल्प के साथ ही आंदोलन का रूप लेते जाते हैं। और हम लोगों ने देखा कि आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था की परिस्थिति क्या है। गैर बराबरी जो समाजवाद को मानने वाले कोई भी मंजूर नहीं कर सकते, जो संविधान की प्रस्तावना में बहुत देर से 1976 से आया हुआ मूल्य उद्देश्य है, केवल शब्द नहीं है, जो मोदी सरकार ने बीच में कोशिश की थी हटाने की। सेक्युलरिज्म और समाजवाद ये दो उनको लगते हैं कि उनके खिलाफ उठाए हुए हथियार हैं, पर नहीं, ये शस्त्र नहीं, ये अस्त्र है समता और न्याय की तरफ ले जाने के। लेकिन ये समाजवाद संविधान में बिठा के रखने से नहीं पाते लोग, तो आज बराबरी है इसका ही भुगतान कर रहे हैं किसान, मजदूर, पशुपालक, आदिवासी, दलित, अल्पसंख्यक को भी के सिवाय रास्ता क्या। आज हम देख रहे हैं कि सरकार से गैर बराबरी, लॉकडाउन में भी उनको क्या संवेदना होगी कभी कि किसान के टोमेटो और सब्जी 2 रुपये में बेची जाने लगी, तो हमारे किसानी से समृद्ध क्षेत्र में भी फेंक देने पड़े टोमेटो और सब्जियां खुली करनी पड़ी, गरीबों को कुछ मिल गई, इतना ही लाभ हो गया। हम देख रहे हैं कि बेरोजगारी पूरी चोटी पर पहुंच गई और इस बेरोजगारी को नजरअंदाज करने के लिए 1,53,000 श्रमिकों ने एक साल में आत्महत्या की। उसके ऊपर कोई बोले नहीं, कोई सोचे नहीं। इसलिए किस प्रकार से फिर विकास की अवधारणा को भी किस दिशा में गतिमानता से ले जा रहे हैं। नितिन गडकरी जी ने अपने इंटरव्यू में साफ कहा था, अब लॉकडाउन के बाद तो विकास की गति फिर से 3 गुना बढ़े सिवाय हम नहीं रहेंगे। वो हाईवेज और फ्लाईओवर्स को प्रतीक मानते हैं विकास के, कोई हाई राइज बिल्डिंग्स को प्रतीक मानते हैं विकास के, कोई अलग अलग प्रोजेक्ट्स को प्रतीक मानते हैं विकास के। लेकिन ये जो बेरोजगारी है, जिसके सामने रोजगार निर्माण का ही उद्देश्य होना चाहिए, उसके बिना कोई भी आंदोलन समता और न्याय हासिल नहीं कर सकता है। ये कौन करेगा? किसानों ने जो आवाज उठाई वो भी तो जमीन छीनने के खिलाफ ही थी। जब जमीन का छीनना भूमि अधिग्रहण कहते हुए 1894 के कानून के तहत चलता था, लेकिन नर्मदा से नंदीग्राम तक इस कानून को चैलेंज दिया गया और आखिर में 2013 में हम सब लोग जो एक प्रकार से वामदर्शी कहे जा सकते हैं, वामपंथी कहे जा सकते हैं, सब एकत्रित हो गए और एक बहुत अच्छी प्रक्रिया होकर कुछ वो 2013 का कानून बना। उस 2013 कानून में हर राज्य में क्या बोलते हैं, और उस कानून को जल जिसके साथ जुड़े होते हैं उस जमीन करना ही नहीं, उनको बेदखल करना, ये मजबूर करना, ये कर रहे हैं
इसका एक अत्युत्तम उदाहरण। लेकिन उसका जवाब जब जब लोगों ने सवाल उठाया तब देने का तरीका होता है पैसा फेंको तमाशा देखो। तो जहां जहां समृद्धि मार्ग महाराष्ट्र का आया 3 करोड़ रुपए 1 एकड़ को दिए। गुड़गांव में कितने दिए उसे पता नहीं, ऐसे ही करोड़ों का व्यवहार चला। हर चीज पैसे में गिनना, ये आज के पैसा बोलता है, पैसा बोलता है, ये गाने में कहता है, उसी प्रकार का मामला है। और इसीलिए ये जल जंगल जमीन पर, जबकि सबसे ज्यादा लोगों का रोजगार आज भी भारत जैसे देश में निर्भर है, उनके साथ जुड़े हुए छोटे छोटे व्यापारी हो, पशुपालकों के दूध के व्यापार से जुड़े हुए हो, या आदिवासियों का वनोपज जो जड़ी बूटी से आयुर्वेद तक पहुंचता है उस पर भी अपनी कमाई करने वाले हो, और प्राथमिक रूप से धरातल से जुड़े हुए इनमें से हर संसाधन को पीढ़ियों से बचा के रखने वाले और बचा कर इस्तेमाल करने वाले, उसका फायदा अन्नदाता के रूप में, औषधदाता के रूप में सबको देने वाले, ये जब वहाँ डटे हुए हैं तो इनकी जमीन, जंगल, मछली, पानी, मुसली सब कुछ छीनने की एक साजिश जब विकास के नाम पर होती है तब उसको चुनौती कौन देंगे? चुनौती कौन देंगे? इस सवाल का जवाब होता है आंदोलनकारी। क्योंकि हर पार्टी जो सत्ता में जहाँ रहती है हम देखते हैं कहीं ना कहीं डरती है मूलभूत बुनियादी चुनौती देने से। किसी को लगता है कि अपनी तिजोरी कैसे भरेगी, किसी को लगता है कि मध्यम वर्गीयों को तो चाहिए ही सुविधाएं, किसी को लगता है कि भाई क्या हम जैसे हैं आदि को म्यूजियम में रखेंगे? ये कौन कहता है कि म्यूजियम में? आजादी दे दो, उनके गांव की हद में उनको अधिकार दे दो, और उन साधनों के साथ अपनी रोजी रोटी, आजीविका ही नहीं, अपनी सादगी और स्वावलंबन के साथ हासिल की हुई बरसों की पीढ़ियों की जिंदगी की आजादी उनको आप हासिल करने का मौका देते। लेकिन ये जब नहीं होता है, विकास के नजरिया ही बदलता है, तो फिर आदिवासियों को हो कि चरागाह पर जीने वाले दलितों को हो कि किनारे किनारे समुंदर के या नदी के किनारे जीते आए मछुआरे हो, हर समुदाय को लड़ना पड़ता है। न केवल किसानों को पर खेत मजदूरों को भी, जिनको असंगठित कहकर एक प्रकार से सीमांत बताया जाता है, जबकि उनके बिना न खेती हो सकती है, जमीन मालिक नहीं करता है, और नहीं हम खाना हासिल कर सकते हैं आज दोपहर का। तो ये समुदाय जो प्रकृति पर निर्भर समुदाय है, जो आज लड़ रहे हैं, उनका ही जन आंदोलन कहीं न कहीं विकास के नियोजन की प्रक्रिया में ही नहीं, विकास की अवधारणा में भी एक बुनियादी परिवर्तन ला सकता है। ये विश्वास हमको जगह जगह के आंदोलन में आंदोलनकारियों ने ही दिया है। क्योंकि जो भुक्तभोगी होता है वो आखिर तक लड़ने की तैयारी रखता है। अगर ऐसी तैयारी नहीं रखते तो नर्मदा के लोग तो फेंके जाते, 1990 में खेल खत्म होता। लेकिन आज भी 50,000 को पुनर्वास मिला, 20,000 को 5-5 एकड़ जमीन मिली, लेकिन 1,000-1,500 बाकी है। आज की ताज़ा खबर है कि आज हमारे लोगों ने जमीन कब्जा करके बचे हुए आदिवासियों के घर बनाना शुरू करना था, कल जाकर अधिकारियों ने निर्णय लिया। तो एक एक कदम आगे बढ़ते हुए आंदोलन आगे मंजिल तक पहुंचने का इरादा रखता है। हर कुछ हासिल नहीं होता है फिर भी, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि जल जंगल जमीन के साथ क्या खिलवाड़ हो रही है। भूमि अधिग्रहण एक बात है, पर नए जमींदार जो बनते जा रहे हैं उनको करें, उनको कैसे समझें? वो जैसे जमीन हासिल हैं एक धनिक व्यक्ति ने एक PIL सो कॉल्ड पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डाला और कहा कि आतंकवाद संभव है। आपके जैसे
कैसी महिलाएं हैं। आतंकवाद संभव है, पाइपलाइन को खतरा है। 60 साल वहाँ रहने के बाद पूरे शहर का ही जो सेवा करते हैं, कोई कंस्ट्रक्शन वर्कर है, कोई डोमेस्टिक सर्वेंट है, घरेलू नौकरानियाँ हैं, क्या गुंड है, उनके बिना का कोई शहर चल सकता है। कारपेंटर वहाँ रहते हैं, पुलिस हवलदार भी वहाँ रहते हैं, लेकिन कोई कीमत नहीं करता शहरी गरीबों की, जिनकी संख्या 25% से 60% होती है। लेकिन जब इनके घर तोड़े गए एक PIL के आधार पर, जो प्राइवेट इंटरेस्ट लिटिगेशन था, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन नहीं, लेकिन क्या करा वहाँ, जॉगिंग पार्क बनाया। जो मेहनत नहीं करते, एक्सर्शन नहीं होता है तो एक्सरसाइज करने की, तो उसके लिए उनके लिए वो जमीनें खुली कर दी, बेघर करके हजारों लोगों को। और जहाँ फेंका वहाँ मृत्यु होने लगे। प्रदूषणग्रस्त क्षेत्र में जहाँ CAG की रिपोर्ट थी कि यहाँ कोई हैबिटेशन निवास नहीं हो सकता है, लेकिन बिल्डर और राजनेताओं की गठजोड़, जो जोड़ी लगाइए, ऐसा हमारे परीक्षा में आता था बचपन में, कुछ 2 प्रकार के ऐसे राजनेता और बिल्डर्स की जोड़ियां हम लगाते हैं, तब समझते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है। ऐसा इसीलिए हो रहा है कि राजनीति में ही इस प्रकार के अत्याचार की नहीं, भ्रष्टाचार की बात घुसपैठ कर चुकी है, और इसीलिए लड़ने के सिवाय रास्ता नहीं होता है। तो दिनों दिन महीनों तक रास्ते में रहकर आज़ाद मैदान, सो कॉल्ड आज़ादी नकारने वालों को वहाँ बैठना मुंबई में पड़ता है। माफ़ करना, मैं जरा मेरे अनुभव वहाँ के देती हूँ, लेकिन आप उसको हरियाणा से जोड़ सकते हैं। और वहाँ हमको शेरनियों को बंद करते हैं, वैसे 3 शेर के पतरे लगाकर अंदर रखा जाता है, लेकिन वहाँ सब कुछ करते हुए आखिर में हमने 900 घर पाए, फिर किया, और अभी 1600। लेकिन ये कहाँ तक संभव है हर बस्ती को लड़ना? हर बस्ती को ये समझेंगे ना कि 60% वित्तीय राजधानी के 9% पर रहते हैं। यही आंकड़ा हर जगह का है। एक बड़े बड़े शहरों को सजाने धजाने के लिए जिन श्रमिकों की जरूरत होती है, जिनमें दूर दूर राज्य से, बिहार से, उत्तर प्रदेश से, सब जगह से चल कर आते हैं, और चल कर कैसे जाते हैं, पाँव में फोड़ लेकर, जिसके कारण उनको उपवास करके वो रोकना पड़ा था महाराष्ट्र मध्य प्रदेश के सीमा पर लॉकडाउन में। उस प्रकार की हालत अभी भी सुधरी नहीं है। हमने हजारों को गाड़ियों में बिठाया, लेकिन वो फिर से कुछ समय के बाद वापस आए, क्योंकि वहाँ न उनको छोटी सी कुछ आर खेती पर सही दाम मिल रहा है, नहीं खेती के अलावा सही न्यायपूर्ण रोजगार यानी काम मिल रहा है। हर हाथ को काम दो, काम का सही दाम दो, ये स्लोगन से नहीं होता है, आंदोलन की ही जरूरत होती है। आज श्रमिकों के आंदोलनों में इसीलिए, जैसे किसानों के एक किसान शब्द की व्याख्या में हमने इन सबको गिनती की थी, खेत मजदूरों की, पशुपालकों की, और मेरे ख्याल से जगमती जी भी मानेगी कि इन सब लोगों का जो एक योगदान ही नहीं, स्थान और सम्मान उस आंदोलन में हमने करने का मौका था, वो थोड़ा कम कर दिया। और इसीलिए नहीं तो फिर किसानी जिसको बोलेंगे, उससे जुड़े हुए केवल अदानी और अंबानी नहीं है, जिनके 7,000 छोटे बड़े कस्बों में 11,000 आउटलेट्स है, और जो किसानों से निकली हुई वो प्राकृतिक उपज का धंधा करते हैं, और उससे 1000 करोड़ रुपया तक उनकी और भी चीज़ों को जोड़कर, और भी व्यापार को जोड़कर, अब तो हर क्षेत्र को व्यापार और बाजार बनाने वालों ने उन्हीं को किया है पूंजीपति, और 1000 करोड़ रुपया वो कमाते हैं, जबकि हमारी खेत महिला कब कमाए?
उठाने के लिए जन आंदोलन करेंगे तो उसका सम्मान करना, उसको जवाब देना, ये हमारा कर्तव्य और फर्ज बनता है। आज ये गैर बराबरी के खिलाफ कौन सी आवाज समाज में उठानी चाहिए, इस पर बहुत सारी बातें अभी आ रही हैं। पहला मुद्दा है गैर बराबरी की विभत्सता जिसके कारण फैली हुई है, वो मुद्दा है वेल्थ टैक्स का। जो संपत्ति है उस पर कर लगाकर, टैक्स लगाकर 1% ऊपर के लोगों पर केवल, जिसमें यहाँ बैठे हुए भी कोई नहीं आएंगे, लेकिन उस पर अगर 1 या 2% टैक्स लगाया तो कितना आएगा सरकारी तिजोरी में पैसा। जबकि आज MSP न्यूनतम समर्थन मूल्य देने के लिए पैसा नहीं। बुंदेलखंड पर स्वराज अभियान से जो केस लगी थी उसमें लिखित शपथ पत्र मोदी सरकार ने पेश किया था, हमारे पास पैसा नहीं। पैसा है बड़े बड़े हाईवे, फ्लाईओवर्स, हाई राइज बिल्डिंग सब कुछ करने के लिए, और बड़े बड़े कार्यक्रमों में बिरसा मुंडा की जयंती पर मोदी जी भोपाल में आए। आदिवासी बड़ी वोट बैंक है भाई, और उस पर 32 करोड़ रुपए एक दिन में खर्च किए। तो ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं है, लेकिन पैसा कहाँ लगाना और कहाँ नहीं लगाना इसकी कोई चिंता नहीं। पर अगर ये 2% वेल्थ टैक्स लगाया तो 7.54 लाख करोड़ रुपए आ जाएंगे। स्वास्थ्य के लिए तड़प तड़प कर ऑक्सीजन के बिना जो गुजर गए, अपने भाई बन गए, क्योंकि पैसे से ऑक्सीजन नहीं आता है, प्लांट बना, हरे वेंटिलेटर्स होंगे हैं। आगे का मुद्दा है जो और शिक्षा को कम से कम नहीं, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना, मुफ्त में ये सेवा उपलब्ध करना, इसके लिए ये 7.54 लाख करोड़ रुपया भी एकत्रित करने की सोचते नहीं है 1% ऊपर के लोगों से। तो इसके खिलाफ आवाज कब उठाएगी जनता? तभी उठाएगी जब गैर बराबरी की पूरी पोल खोल हो जाए। किसान आंदोलन ने काफी हद तक ये पोल खोल की, लेकिन अभी भी काम बाकी है, बहुत आगे बढ़ना है। हम देख रहे हैं कि 50% अगर इनहेरिटेंस का, जो क्या बोलते हैं वारसाई में आता है धन या संपत्ति, उस पर भी अगर लगाएंगे तो 9.43 लाख करोड़ रुपया सरकार की तिजोरी में आएगा। मतलब कुल मिलकर 16.97 लाख करोड़ रुपया केवल ये 2 मार्ग से 1% जनता से हासिल कर सकते हैं। लेकिन इसके बदले में बात उल्टी ही हो रही है। सरकारी तिजोरी खाली करके सार्वजनिक उद्योगों को बेच कर चाय बेचने वाले जब देश बेचने लगा है, तब हम लोगों को समझना चाहिए कि फिर तिजोरी भरने के लिए वो शराब का धंधा शुरू करते हैं। कहते हैं हमें 18,000 करोड़ शराब से मिल रहा है, कहते हैं हमें 56,000 करोड़ शराब से मिल रहा है। आज मध्य प्रदेश में देशी विदेशी दारू की दुकानें चमक रही है। महिलाओं ने घेरा आबकारी विभाग को महिला दिनों पर, तो 2-4 गाँव में हमला हुआ और कुछ 40 भट्टियां जब्त की। लेकिन उन्होंने तो आदिवासियों का हेरिटेज माना है अभी शराब पैदा करने को, और शराब का आंदोलन जो आंध्र प्रदेश से लेकर राजस्थान तक कई जगह पर महिलाओं ने चलाया। कि महिलाओं के ऊपर हिंसा का एक मुख्य कारण नशा होती है, पर सरकार को जो नशा है उससे नशा का सामना चुनौती लेकर करने के लिए हम कब होंगे, यही सवाल आता है। जगह जगह एक संघर्ष चलता है, लेकिन एकत्रित जन आंदोलन का रूप जब तक ये नहीं लेता है, और अगर लेता है शराबबंदी का कानून लाना पड़ता है। अब कानून से क्या होता है कोई पूछेंगे,
गुजरात में भी तो मोबाइल से शराब घर पहुँच मिलती है, मैं आपको साबित करके दिखा सकती हूँ, लेकिन नहीं। पर आर्टिकल 47 47वें अनुच्छेद के तहत जो संविधान ने भी कहा है उसका सम्मान तो करना चाहिए। कानून ही नहीं, एक समाज का ऐसा जुनून बनना चाहिए कि भाई हम लोग इस नशा को ख़त्म करके रखेंगे। लेकिन ये जो मामला हुआ है, तिजोरी खाली करना, तिजोरी भरना, गलत और अवैध रूप से, उसको चुनौती जन आंदोलन ही दे सकता है और महिलाओं के अगुवाई के सिवाय नहीं। तो आज जबकि 3000 बालक एक दिन में कुपोषण से गुजर जाते हैं, कोरोना के मृत्यु की तो बहुत चर्चा होती है, लेकिन इसकी चर्चा नहीं होती। प्राकृतिक दृष्टि से समृद्ध आदिवासी जिलों में भी ये हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में इस गैर बराबरी को चुनौती देना और ये जीने के साधन संसाधन एक प्रकार से कहे तो कैपिटल है, पूंजी है, पर प्राकृतिक पूंजी की तुलना पैसा और बाजार की पूंजी से नहीं कर सकते हैं। तो हम लोगों को जन आंदोलन के रास्ते के सिवाय तो दूसरा रास्ता नहीं दिखता। और जगह जगह जो भी सफलता मिलती है उससे कुछ आशा बढ़ती है तो हम आगे निकलते हैं। लेकिन आज मामला बहुत आगे बढ़ गया है। ये केवल अडानी और अंबानी मतलब भारतीय कॉरपोरेट्स का खेल नहीं है। जो 3 कानून किसानों ने वापस करवाए उसको सलाम, वो जीत, उसको लेकर कुछ आंदोलन पर विश्वास बढ़ गया, इसके बारे में कोई शंका नहीं। लेकिन आज भी उन कॉरपोरेट्स का, उन पूंजीपतियों का प्रवेश पिछले दरवाजे से क्या बंद हो चुका है? जिसने वुहान में क्या किया, लेबोरेटरी में कोरोना वहीं से आया। और कमाई आपकी बढ़ाएगा। लेकिन बिल गेट्स खेती के क्षेत्र में जो करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट नाम तो बहुत छोटा है, सुंदर है, सॉफ्ट है, लेकिन वो बहुत हार्ड है और मैक्रो हार्ड है। और उस पर गेट्स ऑफ एम्पायर ये किताबें लिखी गई है। तो पिछली बार चंडीगढ़ में वंदना शिवा ने भी उसकी पोल खोल मेरे साथ की थी जब हमारी महिलाओं का सम्मेलन हुआ था। लेकिन आज आपको मालूम हो कि 3 कानून वापस लेने के बावजूद, जबकि अडानी के जो भी साइलोज बन चुके होंगे वहाँ तक सीमित नहीं है, वो तो है ही। इसीलिए फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के गोडाउन में जो माल नहीं रह सकता है, क्योंकि गोडाउन बने नहीं है, उसके लिए पैसा नहीं। लेकिन वही माल इन्होंने 2 गुना 3 गुना रेंट देकर अडानी के साइलोज में और गोडाउन्स में रखा था। ये सीएजी का रिपोर्ट। और अभी तो साइलोज बढ़ गए। हाँ, कहीं पंजाब में, कहीं हरियाणा में किसानों ने कहीं ना कहीं बैठकर चुनौती दी, पर ये पूरा कॉरपोरेट एंट्री का मामला, कॉरपोरेटाइजेशन का मामला, कंपनीकरण का मामला, कंपनी राज का मामला किस प्रकार से खेती के भी क्षेत्र में बढ़ रहा है, शिक्षा और स्वास्थ्य में बढ़ चुका है, गृह निर्माण में है, संरचना निर्माण में है, जल नियोजन में है, विद्युत उत्पादन में है, किस में नहीं है। और फिर वो जो कर रहे हैं, ये बात अगर समाज के सामने पोल खोल कर रखे बिना जन आंदोलन ये बुनियादी मुद्दे पर पूरे हमला बोलेंगे नहीं, अहिंसक पर हमला बोलेंगे नहीं, तब तक ये बुनियादी परिवर्तन संभव नहीं। क्योंकि अब तो निर्णय केंद्र केवल भारत के अंदर है ही नहीं। अंतरराष्ट्रीय साहूकारी संस्थाएं केवल विश्व बैंक ही $4 बिलियन का देता है कर्जा, हार्ड हो, सॉफ्ट हो। इन सबका मिलकर ही $16 बिलियन से ज्यादा आता है पैसा। ऐसा बोलता है मतलब क्या करता है, उसके अलावा
मतलब जर्मनी ने दिया हुआ पैसा भारत को, जापान ने दिया हुआ जाइको का पैसा भारत के बुलेट ट्रेन में, वगैरह वगैरह होता है। ये हमारे विकास की दिशा दशा तय करते हैं, ये हमारे कानून बदलवाते हैं। विद्युत बिल अगर नया लाया है 2003 के आगे जाकर और निजीकरण का, तो इन्होंने ही लाया है, यही तो पीछे हैं। अब फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट बदलवाने में कि जो बक्सवा फॉरेस्ट अभी तक बचा है वो सेक्शन 2 1980 के कानून का भी निकलवा दो। यही पीछे लगते हैं कि 2013 का कानून जो हम सब ने मिलकर बनाया था, कितने लोगों का योगदान था। हमने तो शब्द शब्द पर उसमें अड़कर, जयराम रमेश जैसे मंत्री थे, संवादशीलता थी, संवेदना थी तो हो गया, लेकिन उसको नज़रअंदाज करवाने का काम यही कर रहे हैं। इन्होंने ही नियम बनाया है कि जहाँ विश्व बैंक का पैसा लगेगा उस प्रोजेक्ट के संबंध में भारत का कोई कानून नहीं लागू होगा। क्या ये संप्रभुता है? गांव की संप्रभुता की बात अलग, देश की राष्ट्र की संप्रभुता भी नकारने का काम इस प्रकार से करने वाले ये कॉर्पोरेट और ये साहूकार, इनका जो गठबंधन है आप सब देख रहे हैं। आज अचानक बात उठती है कोयला नहीं है, कोयला नहीं है, कोयला नहीं। लेकिन पेरिस के कन्वेंशन में प्रधानमंत्री जाकर कुछ मंजूर करके आते हैं, फिर ग्लासगो में गए और कह के आए कि 2070 तक हम कार्बन एमिशंस कम करेंगे। मतलब जो कार्बन से जो उत्सर्जन होता है जिससे ही तापमान बढ़ रहा है। आज कितनी ऊर्जा कूलिंग पर खर्च हो रही है, मुंबई का आंकड़ा दे दूं 40%। ये इतनी भयावह स्थिति है, लेकिन कोयला कहाँ से आएगा? विद्युत मंडल के कर्मचारी ट्रेड यूनियन के हमें भी बुलाकर उठाते हैं, लेकिन कोयला सकते हैं अदानी के, ऑस्ट्रेलिया के खदानों से। तो कहाँ चीज लाना, इसकी कोई परवाह नहीं है। इसका भी एक कारण है पूंजीपति और उद्योगपतियों का दबाव प्रभाव, जो कानून बदलता है, कानून करवाता है। लॉकडाउन में 20 घंटे में 21 कानून बदलाव, लॉ अमेंडमेंट्स पास हो गए। अगर संसद में सवाल करने का अवकाश नहीं है, विधानमंडल को न पूछे हुए राज्यों पर असर लाने वाला, या संविधान के 7वीं अनुसूची में राज्य को जो अधिकार दिए हैं वो छीन कर कानून थोपने वाला कार्य हो रहा है, तो आज संसद के बदले में जन संसद की ताकत ही खड़ी करना और इन सभी चीजों को चुनौती देना, ये अहम चुनौती हमारे सामने है। और इसके लिए हम लोगों को ये बुनियादी बातों को उजागर करना जरूरी है। अब ये बातें गांव-गांव की महिला तक, जो तड़प रही है राशन के लिए, जो तड़प रही है पेंशन के लिए, 600 रुपया पेंशन लेकर जिसको कहा जाता है कि तुम जियो, तुम्हारे बेटे जो अभी माँ की परवाह कम ही करते हैं, ऐसे कम ही होते हैं, लेकिन उसको 600 रुपया में जीने की आज़ादी दी जाती है। आप सोचिए कैसे जीते हैं महिलाएं, जो घरेलू नौकरानियां हैं, जिनके काम छूट गए लॉकडाउन में, वो अपने 2 बच्चों का पालन पोषण नहीं कर सकती। हर बार अगर उनको मिलते हैं तो अपने खुद के जीने की शर्म आती है। ऐसी आज स्थिति देश में बनी हुई है, और ऐसी स्थिति में कहाँ अन्न जा रहा है? उपज और खेती की प्रक्रिया कैसे बदल रही है? नगद फसलों पर जा रहा है कि अन्न उगाने पर ध्यान है? जीएम फूड्स पर ध्यान है? उसमें कौन कंपनियां लगी हुई है? खाद, बीज और दवाइयाँ, सब कुछ जो मुट्ठी भर कंपनियों के हाथ में है, जिसके कारण खेती की जमीन बेचने के लिए बेटा दालों में मोटरसाइकिल जीतेंगे जीतेंगे, आंदोलन इन्हीं भूखे प्यास ताकत से खड़ा होता है।
ये सब बातें पहुँचेगी, इसके लिए साहित्य कैसे बनेगा। एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री भी कोई बनाता है तो बहुत असर होता है, लेकिन ग्लोबलाइजेशन हुआ है उसमें ग्लोबलाइजेशन ज़्यादा है, झूठ ज़्यादा फैलता है। ये जो सच्चाई है और ये गैर बराबरी ही कारण है कि आज लोग भूखे प्यासे हैं, शिक्षा से वंचित हैं। नया ब्राह्मणवाद आ गया है, वो गूगलाइजेशन से, ऑनलाइन से और ऑफलाइन जन आंदोलन के सिवाय इन सब चीज़ों को चुनौती देना संभव नहीं। जो सरकार की जिम्मेदारी है वो सरकार पर डालना ये बहुत बड़ी बात है। पर ये बात केवल तब होगी उन तक सीमित रहने की अब क्या ज़रूरत है, जब हम देख रहे हैं कि तापमान बढ़ रहा है, जब आप देख रहे हैं कि हिमालय के बर्फ का पिघलना शुरू हुआ है, बर्फ के पिघलने से जो तापमान बढ़ रहा है वो 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी बढ़ेगा तो क्या होगा। 1500 वैज्ञानिक बार बार चेतावनी दे रहे हैं कि मनुष्य जाति खत्म हो गई, होने वाली है। और ग्रेटा थुनबर्ग हो या बहुत सारे युवा साथी यहाँ भी कुछ बैठे हैं, ऐसे जब आवाज़ उठाते हैं तब कुछ आशा निर्माण होती है। लेकिन बहुत कम विश्वास है आज मेरे जैसे के मन में कि जो मोदी जी कह के आए कि 2070 तक हम लोग कार्बन एमिशन 0 में लाएंगे, उसके प्रति कोई भी ध्यान और प्राथमिकता नहीं है। अभी बंगाल में देवोचा पाचा में खुल रहा है, आदिवासी सवाल खड़े कर रहे हैं, क्यों भाई कोल खुल रहे हैं, जबकि कोल एमिशन, कार्बन एमिशन कम करना है तो कोल, ऑयल, सीमेंट, इसी से सबसे ज़्यादा कार्बन एमिशन और उससे तापमान की बाढ़, उससे फसलों का नुकसान, उसमें खुले श्रमिकों की तापमान जिसमें किसान सभा के, स्वराज अभियान के, नर्मदा आंदोलन के सभी भारतीय किसान यूनियन के सभी साथ में थे। मंदसौर की मध्य प्रदेश की हत्याकांड के बाद पहले ये बना और फिर संयुक्त किसान मोर्चा बना, लेकिन वो मसौदा आज भी लोकसभा राज्यसभा में पड़ा हुआ है, उस पर एक सत्र न लेते हुए ये 3 कानून थोपे गए। तो कौन सी संसद सही में जो कानून की ज़रूरत है, संविधान के दायरे में कानूनी जामा अगर बदलना है तो किस दिशा में बदलना चाहिए, समता और न्याय की दिशा में बदलना चाहिए। लेकिन उस पर कौन सी संसद जवाब देगी, जन संसद ही जवाब दे सकती है। और इसीलिए हम लोगों को एक नया जनतांत्रिक फॉर्म लेना चाहिए। ये बात हमारे जन आंदोलनों के राष्ट्रीय समन्वय ने एक बड़ी पेपर लिखकर शुरू की। गांधी शांति प्रतिष्ठान में 3 दिन तक हमने चली, राजीव चौधरी जी भी शायद वहाँ हाजिर होंगे, बनवारी लाल शर्मा जी थे, स्वामी अग्निवेश जी थे, मीरा शिवा थी, बहुत अनिल सद्गोपाल थे। हर प्रकार के, हर क्षेत्र के जो वैकल्पिक दिशा देने वाले, क्या विकल्प है आज के जीवन दर्शन को, क्या विकल्प है हर क्षेत्र में जो तकनीक इस्तेमाल करने से जीवन खत्म हो रहा है, न केवल जीवन के आधार संसाधन, ये बताने वाले लोग उपलब्ध है। लेकिन सत्ताधीशों का ध्यान अडानी और अंबानी से ही जुड़ने पर होता है। ये मैं हर राज्य का उदाहरण देकर आपको कह सकती हूँ, पर अभी वो रहने दीजिए, आप ही खोज कीजिए कि कौन कैसे बदलता है। जब ममता जी आई थी मुंबई में, और उन्होंने के बारे में बात करने के बाद हमें कहा गया कि आप सवाल पूछ सकते हैं।
तो मैंने पूछा कि आपने मोदी जी के साथ तो बहुत अच्छा टकराव दिया, नहीं तो नंदीग्राम में कभी हिंदू मुस्लिम नहीं होता था, वही होने लगा तो संयुक्त किसान मोर्चा की हमारी टीम भी पहुंच गई। तो अभी आप ये जो निजीकरण और कंपनीकरण हो रहा है उसके सार्वजनिक उद्योगों का, उसके साथ आप कैसे टक्कर देंगे? ममता जी ने कहा, मेधा जी वी नीड इंडस्ट्रियलाइजेशन। हमने कहा यस वी नीड इंडस्ट्रियलाइजेशन, पर कौन से प्रकार के उद्योग? आर्टिकल 43 में संविधान में लिखा है कॉटेज इंडस्ट्री, हैंडमेड इकोनॉमी अगर आप सब जगह बढ़ाएंगे तो निश्चित रोजगार निर्माण होगा। आज बड़े बड़े कारखाने हजारों का रिट्रेंचमेंट कर रहे हैं, हम ट्रेड यूनियन है हमारी तो लड़ रहे हैं टेक्सटाइल मिलों में, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में, जहां रोजगार का आधार सबसे ज़्यादा होता था और आरक्षण नहीं भी है प्राइवेट कंपनी में तो भी कम से कम रोजगार मिलता था। लेकिन आज वो लेबर लॉज भी खत्म कर रहे हैं, 44 राष्ट्रीय कानूनों में से 29 खत्म। हम औद्योगिक ट्रिब्यूनल में खड़े रहकर श्रमिकों को न्याय कैसे दिलाएंगे? हम यूनियन कैसे चलाएंगे? हम अहिंसक हड़ताल जैसा सत्याग्रह कैसे करके न्याय करेंगे? किसानों को जैसा बैठना पड़ा था वैसा ही कभी बैठने पड़ने वाला है। लेकिन ममता जी का जवाब, मैंने जब इतना ही कहा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन को तो हम विरोध नहीं करते हैं, पर सवाल यह है कि कैसा इंडस्ट्रियलाइजेशन? उन्होंने कहा, मेधा जी वी नीड अडानी, वी नीड अंबानी। आप सोचिए, क्या हमें ऐसे मुट्ठी भर पूंजीपतियों के हाथ में सभी उद्योग देकर जो प्रॉफिट ओवर पीपल, प्रॉफिट ओवर नेचर, इसी दिशा में बढ़ेंगे और कोई दिशा उनकी नहीं होगी, उनके हाथ में सौंप कर हम कभी रोजगार बचा पाएंगे, कभी हम गैर बराबरी खत्म कर पाएंगे, कभी हम प्राकृतिक संसाधनों को बचाकर अपने जीवन को संभाल सकेंगे? कभी नहीं होगा। और इसीलिए इनके खिलाफ सीधा आंदोलन है, ऐसा ही हमें लगता है। इसी आंदोलन में एक प्रकार के जवाब दिया, अप्लाई करके आई कार्बन हुआ, माफी चाहती हूँ। लेकिन आपको बताऊं कि BSNL के कलकत्ता डिवीजन के ही करीबन 55 कॉन्ट्रैक्ट लेबर ने 2-3 साल तक वेतन न मिलते हुए, उनको नोटिस भी न देते हुए निकाल दिया, क्योंकि जियो तुम मरो। तो ऐसी स्थिति में आत्महत्या हो चुकी है। कल मैनेजमेंट के साथ कड़ी चर्चा 3 घंटे करके हम निकले, लेकिन ये लड़ाई कैसे आगे जाएगी ये सवाल है। इसमें हम सबका भी योगदान है, न केवल भुक्तभोगियों। हम अगर बॉटल वाटर पीते हैं तो हमारा पानी तो है, हम अगर कूलिंग करते हैं तो हम तो जी सकते हैं, हमारा रोजगार बचा है, नहीं तो हमारा व्यापार शायद लॉकडाउन के बाद बढ़ा भी है। लेकिन जो आज इस प्रकार से हर प्रकार की वंचना, अन्याय और शोषण और लूट और हिंसा भुगत रहे हैं, उनके साथ खड़े होना तो हमारे लिए संभव होना चाहिए। और खड़े होना जो DR साहब ने किया, उस प्रकार से जहां भी अन्याय के खिलाफ जो भी छोटा बड़ा समूह खड़ा है, वहां जाकर अपन धरने पर तो बैठे, अपन खड़े तो रहे। सरकार के साथ चर्चा में श्रमजीवियों के साथ अगर 5 बुद्धिजीवी जुड़ते हैं जो जन सहयोगी के दायरे में आएंगे, ऐसी बिरादरी भी बहुत बड़ा असर लाती है। उनका नाम भी होता है, पर काम तो वो मूलभूत आंदोलनकारी करते हैं। क्या ये संभव नहीं है? ये संभव है। आप सब लोगों को यही ऐलान है कि आप जन सहयोगी बन जाइए, DR चौधरी जी के पदों पर अपना पांव रखते हुए मंजिल तक पहुंचने में योगदान दीजिए। लेकिन दूसरे प्रकार का योगदान भी महत्वपूर्ण है, और वो है जीवन प्रणाली का। अगर हम लोग बोलेंगे तो गांधी जी को तो भूल ही जाना पड़ेगा, पर गांधी ने जो खास करके दिखाया वो यही था, जिसका फ्रेम अभी साबरमती आश्रम से गायब करवा दिया, क्योंकि जगह मोदी जी का फोटो लगा गया है। तो मोदी जी के विचारों का दर्शन भी गांधी आश्रम में आप जो टूरिज्म स्पॉट बन गया है,
जहाँ से सभी को हरिजन सेवक संघ ने जिनको जमीन दी थी उनसे लेकर सर्वोदयी नेताओं कार्यकर्ताओं तक हटा दिया है। और उसमें 4 लोग थे वो जो दलाल बन गए, जिन्होंने हमला किया था मेरे ऊपर, उसमें शामिल थे। तो फिर गांधी जी का जो संदेश था, जो तालिस्मान था, मेरा जीवन ही मेरा दर्शन है, वो अब कहाँ मिलेगा देखने को। ओबामा भी वहाँ जाएंगे, ट्रम्प भी वहाँ जाएंगे, लेकिन ये जीवन ही दर्शन है। ये बात जब तक हम सब लोग अपने भी अंदर स्वीकारेंगे नहीं, तब तक ये हमारा योगदान भी आधा अधूरा रहेगा। इसलिए संपूर्ण क्रांति की परिभाषा जो जयप्रकाश जी ने भी की थी, मुझे लगता है आज एक बाजू ये भ्रष्टाचार अत्याचार को चुनौती देना और दूसरे बाजू खुद को चुनौती देना, इसी से आगे बढ़ सकती है। वो भी एक जन आंदोलनकारी कदम हो सकता है। देखो मैं क्या कर सकता हूँ, बताओ ना बताइए, मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे तो घर को देखना है, मुझे तो ये करना है, मैं तो 8 घंटे काम में जाती हूँ, मैं पढ़ाती हूँ, ऐसे कारण देकर कुछ घर बैठते हैं और कुछ कहते हैं कि मैं खुद से ही शुरुआत करूँ, मेरे बच्चों को ही सिखाओ कि तू केवल व्हाट्सअप मत देखो, व्हाट्स डाउन देखो, जाओ गरीबों के साथ 2 रात बिताओ और फिर तैयार हो जाओ। वो अधिक महत्व की पाठशाला है। मुझे लगता है कि इस प्रकार के कैडर्स तैयार करना जो वैचारिक दृष्टि से खुलापन रखेंगे लेकिन कटिबद्धता में कम नहीं होंगे, ये भी हमारे सबका कर्तव्य है। उसको भी एक जन आंदोलनकारी स्वरूप दे सकते हैं। जियो सिम फेंक दो, BSNL सिम अपनाओ, हमारे लोगों को आत्महत्या से बचाओ। बॉटल वाटर बहिष्कार करो। सिक्किम ने अभी बॉटल्स का बहिष्कार किया है, पर पानी भूजल का कंपनियों को देते हैं 55 पैसे लीटर में और 18 रुपए और 20 रुपए में बेचते हैं। किसान आंदोलन में वो एक बात हमको बहुत खटकती थी ना, जगपति पाँव पाँव में बॉटल्स आती थी। इतना प्लास्टिक कैसे बचाएंगे कार्बन एमिशन से? लेकिन ये बॉटल वाटर एक लूट का भी हिस्सा है और भूजल खत्म हो रहा है, नदियां तो बर्बाद हो ही रही है। तो कैसे बचाएंगे हम लोग जब तक हम बहिष्कार नहीं करेंगे और इसका प्रचार नहीं करेंगे? एक व्यक्ति केरल का हर रोज सभी बॉटल्स एकत्रित करता है, उसका चित्र मैं आपको दिखा दूंगी कहीं, तो ऐसा ढेर बनता है। एक ही क्षेत्र में लोगों को देखकर वो संदेश देता है कि देखिए आपने इतना प्लास्टिक इस्तेमाल किया है। पर पानी भी मुद्दा है। रोम जैसे इटली के शहर में हमको बुलाया था मनाने के लिए उनका निर्णय कि उन्होंने बॉटल पर बहिष्कार किया और सभी कंपनियों को म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने बाहर कर दिया और पब्लिक सेक्टर ने, सरकार ने, कॉर्पोरेशन ने, नगर पालिका ने फिर से अपने हाथ में पानी लिया। हम तो कहेंगे कि हर गांव में अपने पानी पर अधिकार जताना चाहिए। हमने सरदार सरोवर के जलाशय में किसी ठेकेदार को पांव नहीं रखने दिया है। लड़ाई जारी है। अभी 5-6 दिन पहले पूरा दिन हमारा पोकलेन मशीन और JCB रोकने में गया। कभी उत्तर प्रदेश के मछुआरे आए, उनके जाल और ये जब्त करवाने में दिया क्योंकि वो किसी दलाल के कानून के तहत लाते हैं। पर हमारे जबकि 50-60 कोऑपरेटिव सोसाइटीज हमने बनाई है, अधिकार लिया है 10 साल उस मुद्दे पर ही 36 के बीच में लड़ते हुए, तो हम कैसे देंगे जलाशय? जहाँ जमीन डूबी हमारी, पानी मछली कैसे तुम्हारी? ये नारा देते हुए आज भी संघर्ष और निर्माण जारी है। लेकिन नदियों का क्या हो रहा है, 1 मिनट में बात है, हमको वो भी तो सोचना चाहिए। हरियाणा तो नदी के संघर्ष से अच्छी तरह से परिचित है। आपने सतलज यमुना लिंक के ऊपर संघर्ष किया। सबसे पहले मेरे दिमाग में बात गई जब भाखड़ा नानगल के अधिकारी कच्छ में जब भूकंप हुआ तब बहुत गाड़ियों में सामान भर के लाए थे और वहाँ सामान बांटने के लिए, और हमारी भी टीम्स पहुंची थी। उन्होंने हमारे टीम्स को सामान दिया जब उन्होंने देखा हम कैसे बर्ताव करते हैं लोगों से। पहले तो नर्मदा आंदोलन कच्छ के विरोधी है ऐसा करके कुछ लोग हुए थे, लेकिन उसमें
गार्ड ने खड़ा होकर कहा था ये लड़ रहे हैं तभी कच्छ में पानी आएगा। आप बताइए कि उस कच्छ में पानी लाने के लिए हमारा विरोध, हम पर हमले, सब कुछ हो चुका है। 184 केस हमारे देवराम कनेरा नाम के एक व्यक्ति पर, किसान नेता पर लगी है, जिनका इंटरव्यू इसके साथ में है। लेकिन ये सब भुगतते हुए लड़त जारी रखी, विश्व बैंक तक पहुंच गए, अमेरिका की संसद में हमारी बात रखने का मौका मिला। किस प्रकार से लोकल टू ग्लोबल केवल जाहिर करते हुए नहीं, तो हर कदम कदम पर लड़ना आज पानी और नदियों के लिए आज भी चल रहा है, करना पड़ रहा है। नर्मदा का पानी खत्म हो रहा है। नर्मदा का पानी टेस्ट रिपोर्ट बताता है पीने लायक नहीं है, और फिर भी नर्मदा का पानी 70 जगह से लिफ्ट करके शहरों को देने की साजिश है। हमारे किनारे के किसानों को लड़ कर ही रोकना पड़ रहा है। आज नर्मदा के पानी से, क्योंकि प्रोजेक्ट डेवलपमेंट का प्रतीक प्रोजेक्ट होता है, और प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट बाजार में खड़े होते हैं सत्ताधीश। लेकिन इस प्रोजेक्ट का क्या हुआ है, आपको अभी कोई खबर नर्मदा के नहीं पहुंचती होगी। लेकिन नर्मदा की सिंचाई 18 लाख हेक्टेयर बताई गई थी, 3 लाख हेक्टेयर भी नहीं हुई। कच्छ के कैनाल्स मिट्टी से भरे हैं इस गर्मी में। मैं फोटो आपको दिखाऊंगी, मेरे पास कच्छ के लोगों ने भेजा है। सुरेंद्र नगर सौराष्ट्र के लोग, ये 2 क्षेत्र गुजरात के ऐसे ही है जैसे हरियाणा का रोहतक। रोहतक के लिए भाखड़ा नांगल का बहुत प्रचार हुआ था। कितना पानी पहुंचा भाखड़ा नांगल का आपके तहत, और भाखड़ा नांगल पानी भूपृष्ठ से लेके जाने वाला था, लेकिन मैं कहते कहते रास्ता बदल गई। बोलते बोलते वो भाखड़ा नांगल के जो लोग आए थे उन्होंने ही हमको पहले बताया, और फिर मैं स्वामी अग्निवेश के साथ रोहतक में आई थी, तब मुझे ज़्यादा समझ में आया कि रोहतक के नाम पर बना, लेकिन रोहतक को ही वंचित रखा। सतलज की क्या हालत हुई है, नर्मदा की। और एक बात बताओ, केवल बिजली का लाभ देने के लिए 33 और मध्य प्रदेश के 193 गांव को डूब क्षेत्र में ढकेला। बिजली नहीं बन रही है, तो बिजली के बदले में इस पर आर्बिट्रेशन चल रहा है। एक ही पार्टी सत्ता में होते हुए मध्य प्रदेश और गुजरात नहीं, केंद्र के साथ भी आर्बिट्रेशन, मध्यस्थता चल। अगर पैसे की लेन देन करनी थी तो इतनी बड़ी आदि मानव का जन्म जहां हुआ है, ऐसा अभी आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है, तो नर्मदा की संस्कृति क्यों डुबाई। हमने तो बड़े बड़े सेटलमेंट साइट्स लिए, पुनर्वास में महल भी बने, ये बात अलग है, लेकिन अभी भी कई बाकी है। कुम्हारों को जमीन देना, मछुआरों को पूरा जलाशय का ठेका देना वगैरह वगैरह महाराष्ट्र ने दिया है। 36 साल लड़ना क्यों पड़ा? अगर आपको केवल बिजली के बदले पैसा ही देना था, 60,000 करोड़ रुपया खर्च किया। मैं ये इसीलिए उदाहरण दे रही हूँ आपको कि जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट तक एफिडेविट डालते हैं विकास की परियोजनाओं के बारे में, वो भी झूठे साबित होते हैं। और इसीलिए अगर किसी विकास की परियोजना पर किसी ने भी सवाल खड़ा किया, तो ये मत समझिए कि ये जन आंदोलनकारी विकास विरोधी है या राष्ट्र विरोधी है। ऐसा तो मान कर फादर स्टैन सैमी को मौत की कगार पर धकेल दिया, और आज भी उमर खलीद से लेकर कितने सारे युवा साथी जो इसीलिए लड़ते थे, हर आंदोलन पे गरीबों की साथ देते थे, मेहनत कशों की साथ देते थे, उनको जेल में डाल कर रखा है, निरपराध पूर्ण रूप से होते हुए। तो साथियों, नदियां भी बर्बाद हुई है, इंडस्ट्रीज का पानी आ रहा है, तो उन्हीं इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट हमारे हाथ में हैं, हम भी उसमें हिस्सेदार हैं। हम कैसे बचाएंगे देश को इससे, ये भी सोचना है अगर नदियों को बचाना है। सतलज के किनारे गई, सतलज बचाओ के नाम पर 36 संगठनों के लोग एकत्रित आए अभी पंजाब के चुनाव के कुछ महीने पहले, और क्या देखा, वो डाइंग इंडस्ट्रीज, उससे डाइंग मतलब रंग लगा। तमिलनाडु में भवा जो पानी इन्फ्लुएंस अवशिष्ट
लॉस है, नुकसान प्रकृति का कितना भी हो हम उससे बचाएंगे। वो धनिकों के लिए तो बचाते हैं पानी, बिकते हैं पानी, लेकिन गरीब जो नदी से सीधा पानी लेते हैं, किसी झरने से लेता है, वो बॉटल में डालने के बाद कीमती हो जाता है। उस पर देखिए क्या लिखा होता है, दिस वाटर कम्स फ्रॉम द अगस्त्यवनम फॉरेस्ट इन केरला, इस प्रकार से लिखा हुआ है। लेकिन वनों में जीने वाले जो प्रकृति को जिंदा रखते हुए बचाते हैं, किसान जो सादगी भरे अपने जीवन से आज तक स्वावलंबन के साथ जीते थे, उनको पिछड़ा माना जाकर ये सभी संसाधनों को बर्बाद करना आज जारी है। इसके खिलाफ भी जहाँ भी ये स्थिति आती है वहाँ उठकर खड़े होना, सरकार को चुनौती देना, इसके सिवाय दूसरा रास्ता नहीं। ये क्यों नहीं आसानी से आज संभव हो रहा है, हासिल कर पाएंगे? मेरे ख्याल से डी.आर. चौधरी साहब के मन में यही सवाल पैदा हुआ होगा और इसीलिए बच्चों को, युवाओं को, महिलाओं को, गांव-गांव को, बस्ती-बस्ती को अगर जाकर हम प्रबोधित करना चाहेंगे तो ही इस मुद्दे पर भी एक सशक्त ताकत खड़ी होगी। आज भी कुछ मीडिया पर्सन, कुछ लेखक प्रकाशक, कुछ वक्ता, कुछ संगठन खड़े हैं, हिम्मत से बोल रहे हैं, जेल में जाने की तैयारी है। मैं भी रास्ते में क्यों में खड़ी हूँ, क्योंकि जो अपराधी है वही लेफ्टिनेंट गवर्नर बन जाते हैं, तो अपन तो जेल बंदी ही हो जाएंगे। लेकिन इस प्रकार की जो बात चल रही है, उसके कारण जन आंदोलन को जो धक्का बैठा है, उसके हम कैसे निपटेंगे, ये सवाल है। डी.आर. चौधरी साहब ने एक जगह लिखा है कि रिलीजन इज एन ओपियम, ये अभी मानकर नहीं चलेगा, बहुत पहले ही उन्होंने ये कहा। लेकिन इसका मतलब ये भी उनके मन में नहीं होगा कि हम सॉफ्ट हिंदुत्व या सॉफ्ट इस्लाम स्वीकार करें। हम लोग धर्म को अपनी जगह पे रखें। आर्टिकल 25 और 26 संविधान के उस अनुच्छेद में जो लिखा है, सबको अपने अपने धर्म की आज़ादी है। न कोई गैंगस्टर्स पंजाब में धर्म के नाम पर हत्या करे किसी मूसेवाला की, न कहीं हिंदू सिख का विभाजन किसान आंदोलन के बीच में घुसकर जिन लोगों ने किया, जिनका कोई योगदान स्वतंत्रता संग्राम में नहीं था, वो इस नई आज़ादी की हर लड़ाई में इस प्रकार से घुसपैठ करे बिना आज चुप नहीं बैठ रहे हैं। इनको बाजू में करना, केवल सत्ता से नहीं, जनसत्ता को चुनौती देने से उनको डराना, बाजू करना, ये भी हम कर्तव्य है। कैसे करें ये सोचते जाते हैं, पर आप सब लोग अगर हमारे साथ जुड़ते हैं तो मुझे लगता है निश्चित ही हम लोग मास एक्शन हो कि लीगल एक्शन हो, कानूनी दायरा हो कि डायलॉग हो, और इसीलिए अलग अलग प्रकार से न केवल विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा पर निर्भर रहकर अलग अलग प्रकार से छोटे बड़े भी आंदोलनकारी तरीकों को अपन ढूंढें, उनको अपनाएं, जिसमें संघर्ष भी होगा, जिसमें निर्माण भी होगा। आज हमारी नर्मदा की ये साड़ी हमने अभी नहीं लाई, इस बार हर जगह मैं लेकर बेचती हूँ। क्यों भाई? क्योंकि एयरपोर्ट पर 1500 में बेची जाती है साड़ी, हम 850 में बेचते हैं। तो हमारे सेंचुरी मिल्स के श्रमिक जो आज वेतन बंद है, संघर्ष चालू है, कुमार मंगलम बिरला ने फर्जी बिक्री की है, एक बार उनको हराया, 4 साल वेतन दिया, फिर से अब हराने की तैयारी है। तो ऐसी स्थिति में उनका वेतन बंद होते हुए कुछ तो रोजगार निर्माण करना पड़ेगा, कुछ तो मदद देनी पड़ेगी। आप महिलाएं तो बहुत कुछ कर सकती हैं, छोटे मोटे साधन और हैंडमेड इकोनॉमी, कॉटेज मेड इकोनॉमी, होम मेड इकोनॉमी, ऐसे से बनी हुई चीज़ों को हम लोग प्राथमिकता दे दें अपने जीवन में, अपने जीवन प्रणाली में। एक खादी ही नहीं, कम से कम हैंडलूम, कम से कम पावरलूम, कम से कम वो खुली बिस्किट्स, कम से कम छोटे उद्योगों से बना हुआ माल, नहीं बड़ा जियो या और कोई, ये भी हम स्वीकारेंगे तो भी बहुत बड़ी बात होगी। और ये जात, धर्म, पांत, पंथ के पार और लिंग भेद के भी पार जाकर एकता बनाने के लिए सब लोग जुटेंगे तो बहुत कुछ करने लायक है। ये मार्ग हमारे सामने खुला है।
डी.आर. चौधरी जी जैसे की प्रेरणा जो है उससे ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। और इसीलिए परिवारजनों ने ये संवाद का मौका दिया, इसके लिए मैं उनको बहुत धन्यवाद देती हूँ। और आप सब लोग भी आंदोलन जीवी ही बनेंगे और किसान, मजदूर, मछुआरे, पशुपालक, दलित, आदिवासी, महिला सभी के हर छोटे बड़े अन्याय के अत्याचार के खिलाफ चल रहे आंदोलन में आप भी एक आंदोलनकारी बनेंगे, ये विश्वास व्यक्त करके आपकी रजा लेते हैं।